हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के वसंत भाग 3 का दूसरा चैप्टर बस की यात्रा। आज इस क्लास में आपको बस की यात्रा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, इस तरह से कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आराम से उनके उत्तर लिख पाएंगे। आपको ना तो किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी। आप बस ध्यान से दुर्गा पाल मैम की क्लास को सुनते रहिए। तो शुरू करते हैं बस की यात्रा। उससे पहले जो बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और क्लास को पूरा अटेंड करना, बीच में से मत छोड़ना, क्योंकि कोई भी लाइन अगर आपने छोड़ दी तो हो सकता है कि आपको उसी में से प्रश्न पूछ लिया जाए और आप उसे ना कर पाएं। इसलिए पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड देखना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। तो तैयार हो बच्चों, शुरू करते हैं वसंत भाग 3 का दूसरा चैप्टर बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी। लेखक ने ये तय किया कि हम शाम के 4 बजे, और वो 5 दोस्त थे, 5 फ्रेंड्स थे जो इस बस से यात्रा करने वाले थे। कहाँ से जा रही थी बस? बस जा रही थी पन्ना से सतना के लिए। सतना जो मध्य प्रदेश में है। 1 घंटे के बाद इनको बस मिलने वाली थी और वो बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी कि अगर उस बस से जाओ तो जबलपुर जाने वाली ट्रेन उन्हें मिल जाती है आराम से। सुबह घर पहुंच जाएंगे। लेखक ने सोचा कि हम 4 बजे की बस से चलते हैं, जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी और सुबह हम अपने घर आराम से पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। जो 5 लोग जा रहे थे, 5 में से 2 लोगों को सुबह अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो उन्होंने सोचा कि यही करते हैं, इसी बस से चलते हैं। अब लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब कई लोगों ने उन्हें बताया कि बुद्धू मत बनो, इस बस से मत जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? मध्य रात का सफर नहीं करना चाहिए क्या? डाकू वाकू मिल जाते हैं क्या रास्ते में? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, डाकू वाकू नहीं मिलते हैं, बल्कि ये जो बस है ना, ये बस ही डाकिन है। मतलब डाकू से डाकिन शब्द बनाया गया है कि ये बस खुद ही डाकिन है, यानी ये बस ही तो आप लोगों को परेशान कर देगी। तो देखते हैं आगे क्या परेशान करती है बस उन्हें। लेखक कहता है कि अब हमारी नजर पड़ी बस पर तो हमारी श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब कि बस की जो हालत थी वो इतनी खराब थी कि लेखक को उसके लिए तरस आ गया। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बस को देखकर के पता चल रहा था कि वो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, यानी कि बहुत सालों से चल रही है वो बस। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में भी इसे कष्ट होगा। तो अब लेखक मजाक में कह रहा है कि हाँ, लोग इस बस से इसलिए सफर नहीं करना चाहते हैं कि बेचारी बस बूढ़ी हो गई है और हम अगर बैठेंगे तो इसको बेकार में परेशानी हो जाएगी। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक कह रहा है कि ये बस तो पूजा करने के योग्य थी, इस पे कैसे बैठा जा सकता है? ये है बस का सीन, चित्र। अच्छे से देख लीजिए आप इस बस के चित्र को। इस बस में लेखक को यात्रा करनी थी। तो कितनी बढ़िया बस है ना बेटा, कितने अच्छे, देखिए कितना बढ़िया डिजाइन है, सीट भी अच्छी है, दरवाजा भी अच्छा है, कहीं से टूटी फूटी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसका नाम डाकिन रखा गया है ना। बस की कंडीशन देख ली ना आप लोगों ने। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये बस प्राइवेट बस थी ना, किस कंपनी की बस थी, तो बस कंपनी के ही एक हिस्सेदार भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? बड़े हैरानी से लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे पूछा कि बस चलती भी है, मजाकिया वे में, मतलब बस का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि बस की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए उसका मजाक उड़ाने के लिए लेखक ये पूछ रहा है कि क्या बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी ना। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या इसको कैसे चलाया जाता है? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो जब उसने कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि हाँ ये अपने आप चलती है, तो लेखक ने कहा अच्छा अपने आप चलती है,
हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। आगा पीछा करने लगे मतलब लेखक अब आनाकानी करने लगा कि इससे जाएं कि ना जाएं। उसने बस की कंडीशन देख ली थी, अब उसे लगा कि हम जाएं या ना जाएं। तो जो उनके 5 मित्र थे, 5 में से एक डॉक्टर साहब थे, तो उसने कहा कि डरो मत, अब चलो। बस अनुभवी है, यानी कि बस को एक्सपीरियंस है चलने का, इतने सालों से चली रही है तो आज हमें भी ले जाएगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली मतलब कि ये बस जो है बहुत सालों से चल रही है तो एक्सपीरियंस्ड है, अच्छे से ले जाएगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। सभी दोस्त, क्योंकि बस की कंडीशन बहुत खराब है और ये जो पाठ है ये भी एक हास्य व्यंगी है, हंसी के लिए लिखा गया है पाठ और व्यंग में लिखा गया है, कटाक्ष किया गया है मतलब। तो इसीलिए उनका मित्र भी कह रहा है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वास के काबिल है, हमको अपने बेटों की तरह अपनी गोद में प्यार से बिठाकर लेके जाएगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। तो लेखक और लेखक के फ्रेंड्स उसमें बैठ गए और उन लोगों को जो छोड़ने के लिए आए थे वो उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आखिरी बार देख रहे हो, अब ये देखने को नहीं मिलेंगे। बस की हालत इतनी खराब थी, बेचारे क्या करें। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जो लोग छोड़ने आए थे उनकी आंखों से ऐसा भाव दिखाई दे रहा था कि भाई अब तो तुम इस बस में बैठ रहे हो तो वापस पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं, जो इस दुनिया में आया उसे तो जाना ही जाना है, चाहे वो राजा हो, रंग हो या फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि इस दुनिया से जाने के लिए एक कारण चाहिए होता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो शायद तुम्हारा कारण यही बस बनेगी। ऐसा उन लोगों की आंखों में भाव था जो लेखक को बस तक छोड़ने आए थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब बस का इंजन स्टार्ट हो गया, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी खचाड़ा बस और उसका इंजन कैसे स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ लेखक को ऐसा लगा कि ये सारी की सारी बस ही इंजन है, यानी कि पूरी बस गड़गड़ 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 बज रही थी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग इंजन के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर नहीं। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों के सब कांच टूटे हुए थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो कांच बचे हुए थे उनसे जो यात्री थे उन्होंने अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि टूटे हुए कांच थे, कभी भी उनके ऊपर गिर सकते थे या उनका हाथ लग गया तो कट सकता था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। आमतौर पर क्या होता है कि बस में जो बैठता है वो खिड़की के पास वाली सीट पे बैठना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लेखक खिड़की से दूर हट गया। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मजा आ रहा है ना बच्चों कहानी सुनकर के? बहुत बढ़िया कहानी है आपकी किताब में। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। लेखक को ऐसा लगा कि जो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे देश को आजाद कराने के लिए, उस समय की ये बस है, उस समय जरूर जवान रही होगी, नई बस उस समय आई होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब उस समय ये बस नहीं आई होगी, इसने भी उस आंदोलन को देखा होगा, इसलिए अब बस का हर हिस्सा एक दूसरे का असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि बड़ी इज्जत से वो मना कर रही थी कि भैया मत बैठो मेरे अंदर, अपने भला चाहते हो तो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट और बस की बॉडी दोनों आपस में असहयोग कर रहे थे, यानी कि जिस सीट पे लेखक बैठा हुआ था वो सीट पूरी हिल रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील तक बस चली तो उसके बाद ना तो सीट रही ना बस रही, दोनों एक ही हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं। एकाएक बस रुकी, अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो सबने पूछा भाई बस क्यों रुक गई, बस क्यों रुक गई, हल्ला हो गया वहां पर। तो उन्हें पता चला कि जो बस की पेट्रोल की टंकी रहती है ना, उसमें एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके उसे अपने पास में रख लिया और नली डाल करके इंजन में पेट्रोल डालने लगा। मतलब कि बाल्टी रखकर ड्राइवर बैठ गया अपने बगल में बस को चलाने के लिए और उस बाल्टी में एक पाइप डाल दी उसने और वो पाइप इंजन पे लगा दी। तो इस तरह से इंजन को पेट्रोल मिल रहा था और बस चल रही थी। कितना बढ़िया जुगाड़ निकाला ना ड्राइवर ने। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाती है ना, ऐसे ही करेंगे। अब ये बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था।
ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया थी कि जो खिड़की से बाहर देखने पर लेखक को जो सीन दिखाई दे रहे थे वो बहुत सुंदर थे। प्रकृति बाहर की बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। हर पेड़ को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ सामने आ रहा था, लेखक को ऐसा लग रहा था कि अभी हमारी बस उस पेड़ से टकरा जाएगी। और जब वो पेड़ निकल जाता था तो फिर लेखक इंतजार करता था कि दूसरा पेड़ आएगा। अब झील दिखती तो उसे ऐसा लगता कि बस इसी झील में अब जाकर के गिर जाएगी। अचानक से फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे, पार्टनर जो थे, वो कह रहे हैं कि बस तो ठीक है, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया कि बस नहीं चल रही है, वरना बस में कोई कमी नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब रात हो गई थी, चांद चमक रहा है आसमान में और बस वहां पर खड़ी है। बड़ी ही दया आ रही थी उस बस के ऊपर। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी स्त्री, उसे कहते हैं वृद्धा। तो कोई बूढ़ी औरत यहाँ पर थक करके बैठ गई है, ऐसा लग रहा था। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो लेखक कह रहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं इसका सफर कर रहा हूँ। अगर इस बस के प्राण चले गए, यानी कि ये बस खत्म हो गई, मर गई, तो फिर इस बियाबान, बियाबान मतलब जंगल में, घना जंगल जो होता है उसे कहते हैं बियाबान, में इसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी मतलब अंतिम क्रिया हमें करनी पड़ेगी। अब हिस्सेदार साहब जो थे बस में, जो बैठे हुए थे लेखक के साथ, उन्होंने क्या किया कि इंजन ही खोल दिया और कुछ उसको ठीक ठाक करने लगे। बस थोड़ी आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी, स्पीड कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी और धीरे धीरे क्या, उसकी जो हेडलाइट्स होती है ना बस की, वो बंद होने लगी। यहाँ लिखा है कि वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब उसकी लाइट्स बंद हो गई आगे की, चांद चमक रहा था आसमान में, उसकी रोशनी में वो धीरे 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 करके आगे बढ़ रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखती तो फिर एकदम से किनारे हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र नहीं रही। मतलब आगे पीछे से जब गाड़ी आती तो बस और धीरे हो जाती। तो लेखक को लगता कि ये एक बूढ़ी औरत है, बस नहीं है, बूढ़ी औरत है, और जो गाड़ियां जा रही हैं उनको कह रही है कि बेटी तुम चले जाओ पहले, मेरी तो उम्र नहीं रही अब तुमसे तेज चलने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब टायर पंचर हो गया उसका। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। जब टायर पंचर होता है एकदम से, तो पूरी गाड़ी एकदम थर्रा के एकदम से वहां पर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। अब जो यात्री हैं उनको तो शायद कईयों को नहीं पता होगा कि इस बस का क्या हाल है, लेकिन जो उसी कंपनी के पार्टनर हैं उनको तो पता होगा कि मेरी कंपनी की ये बस कैसी खजाड़ा बस है और कब की ये बस चल रही है, कितने साल हो गए इस बस को चलते चलते, टूटी फूटी है। तब भी वो अपनी जान हथेली पे लेके, मतलब जानबूझ के उस बस में आकर के बैठे, उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं हो रही। तो लेखक कह रहा है मैं बड़ी श्रद्धा से उनको देख रहा था कि भैया तुम तो महान हो। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि किसी भी चीज के लिए अपने आप को आगे रखने की जो भावना होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे कि इस हिस्सेदार ने इस बस में बैठने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो हिस्सेदार है ये कितना साहसी है और कितना बलिदान कर रहा है अपना, तो लेकिन सही जगह पर तो नहीं कर रहा है। इसे तो स्वतंत्रता संग्राम में होना चाहिए था, किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए था। वहाँ अगर ये अपने जीवन का बलिदान देता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो लेखक कह रहा है कि अगर ये बस में कुछ ऐसा हो गया कि बस गिर गई और हम सब लोग मर गए तो ऊपर भगवान क्या कहेंगे कि वाह, कहाँ है वो आदमी जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन बस का टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर अब बस में एक स्टेपनी रखी हुई थी, घिसा हुआ टायर, तो उसको लगा करके बस को फिर चला दिया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक को लगा कि हम पन्ना तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बस इतनी धीरे चल रही है, कभी उसमें पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, कभी उसका टायर पंचर हो जा रहा है, तो इस सब को ठीक करने में बहुत टाइम लग रहा है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लेखक कहता है कि वक्त पर तो पन्ना पहुंचेंगे नहीं, लेकिन पन्ना कभी भी पहुंचेंगे, ये भी उसको अब डाउट हो रहा है। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहा है कि पन्ना पहुंचने की नहीं, बल्कि कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। अब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं भी पहुंचेंगे, लग रहा था बस के अंदर ही बैठे रहेंगे, बस यहीं खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब प्रस्थान, यहाँ से वहां चले जाना है, इस लोक से उस लोक, यानी कि धरती से सीधे भगवान जी के पास इसी बस में बैठे बैठे हम चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि इस बस की कोई मंजिल इस पृथ्वी पर तो नहीं है, सीधा ऊपर आसमान में लेके जाएगी। ये तो हमारी बेताबी और तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कह रहा है कि जब इतनी स्थिति हो गई कि एक घिसा टायर लगा करके बस को धीरे धीरे रेंगते हुए ले जा रहे थे, तो फिर मेरी बेताबी कि भाई आगे क्या होता है, कब पहुंचेंगे, ये जो अंदर उसके चल रहा था, वो बेताबी भी उसकी खत्म हो गई। तनाव, जो टेंशन था उसे कि पता नहीं क्या होगा, ये बस हमें पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, कहीं रास्ते में परेशान ना हो जाए, हमारी जान का को खतरा ना हो जाए, ये सब टेंशन भी उसकी खत्म हो गई। लेखक ने क्या किया, बड़े इत्मीनान से, यानी कि निश्चिंत हो करके ऐसे बैठ गया जैसे वो अपने घर में बैठा हो। सारी चिंता उसकी खत्म हो गई और सब लोग आपस में, जितने भी बस के अंदर बैठे थे, सब आपस में हंसी मजाक करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान का बस किसी चीज में नहीं होता ना बेटा, जब सिर पे मौत मंडरा रही होती है और उसको लगता है कि मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर उसका डर खत्म होता है, कहता है जो करना भगवान कर ले, अब जो होगा देखी ही जाएगी। तो वही हालत उसकी भी हो गई है लेखक की, और उसे भी लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो आराम से चैन से बैठ गया जैसे अपने घर में ही बैठा हुआ हो। सब लोग वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं अब बस की यात्रा करते हुए। तो ये थी कहानी बस की यात्रा की। हास्य व्यंग है ये, जो हम अभी भी, वैसे आप देखें कई सरकारी बसें कई जगहों पर ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी खचाड़ा होती हैं, कई जगहों पर यात्रियों के जीवन के साथ खेलते हैं। किराया पूरा लेंगे लेकिन बस की कंडीशन बहुत खराब होगी। हाँ, इसमें हाथ पब्लिक का भी रहता है। हम ही लोग जो बस में सफ़र करते हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें लगता है कि हमारी चीज़ तो है नहीं, सरकार की चीज़ है, तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो। तो वो उसी वजह से बस बहुत खराब हो जाती है। और उस बस में जो लोग यात्रा करते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, फिर उन्हें अपनी जान का खतरा उठा करके उस बस में सफ़र करना पड़ता है। तो उसी स्थिति का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है और बहुत ही हंसी मजाक के साथ उसने किया है, ताकि हंसते हंसते हम इस बात की गंभीरता को भी समझ सकें कि हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए, या कंपनी, प्राइवेट कंपनी की अगर बस है तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इसके अंदर बैठे हैं उनकी जान जो है, उनका जीवन कितना कीमती है। उनके घर में भी बच्चे हैं, उनकी का परिवार है जो उनका इंतज़ार करता है, उनकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसी बसों का चलन सड़क पर नहीं होना चाहिए। तो ये इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने ये पाठ लिखा है और हरिशंकर परसाई एक बहुत बढ़िया लेखक हैं और ये इन्होंने बहुत सारे हास्य और व्यंग लिखे हुए हैं, उसी में से एक हास्य व्यंग ये भी है। कैसे लगा आपको पाठ की व्याख्या? अगर आपने ध्यान से दुर्गा पाल मैम की क्लास को सुना होगा तो आपको सारे पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए पाठ का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बिना ऊपर टाइटल देखे हुए। बस की यात्रा, ये है पाठ का नाम। लेखक कौन है इसके? सामने है भाई स्क्रीन पर, इधर उधर क्या देख रहे हो? हरिशंकर परसाई, ये है इसके लेखक। बस कहाँ से चल रही थी बेटा? देखें कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन के आते ही इसी मिनट में कौन बच्चा आंसर कर रहा है कि बस
पन्ना से चल रही थी। और कहाँ तक जा रही थी बस? सतना तक। और वापस कहाँ आना था लेखक को? जबलपुर। तो कुल मिलाकर के ये कौन से प्रदेश की बात है? मध्य प्रदेश की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। लेखक के कितने दोस्त सफर कर रहे थे? 5। और साथ में कौन बैठा था उनके? उस कंपनी का हिस्सेदार। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आगे मेरी कई वीडियोस में आपको ये MCQ में मिलेंगे। आप बने रहिएगा दुर्गा पाल मैम की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने क्लास अच्छे से अटेंड किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो जाए। इस चैनल पे नए आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.